हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पार्ट 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम आयोनाइजेशन एनर्जी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। इट मीन्स कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को डेल्टा H द्वारा शो करते हैं। एक निम्नतम अवस्था वाले आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या सर्वाधिक कम आकर्षण से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी गैसीय परमाणु है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर उपस्थित नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, परंतु इनका आकर्षण कम होता है। तो इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा को ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है ए एक एटम है। यहाँ देखिए ए एक एटम है, ये गैसीय एटम है, ठीक है। अब इसको A+ में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, तब ये A+, इट मीन्स ये गैसीय धनायन बनेगा। तो जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में कन्वर्ट होता है, कैटायन में कन्वर्ट होता है, तो कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है और ये डेल्टा H से हम इसे डिनोट करते हैं। डेल्टा H इक्वल टू डेल IH भी होता है। डेल IH का मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी परमाणु की, जिसके द्वारा हमें किसी परमाणु के गैसीय धनायन बनने की प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। ओके, आयनन ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल से शो करते हैं और इसी कारण से आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी को आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल होता है। क्रमिक आयनन ऊर्जाएं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार जब किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो दूसरे एवं इसी प्रकार एक के बाद एक अन्य इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, ठीक है। कोई भी गैसीय एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके बाद में हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये ए एक गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो A+ का फॉर्मेशन होता है। तो जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर, जिस एनर्जी की आवश्यकता होगी वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ये अभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो एनर्जी होगी वो डेल्टा H होगी या हम इसे डेल्टा IH1 भी लिख सकते हैं। ये प्रथम आयनन ऊर्जा होगी। अब ये जो A+ जो आपका पॉजिटिव आयन बना है, इसमें से एक धनीय आयन में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो A2+ का फॉर्मेशन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो इस धनायन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा डेल्टा IH2 से दर्शाई जाती है
और ये द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कहला रही है क्योंकि ये एक धनीय आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि द्विधनीय आयन यानी कि A2+ जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ΔIH3 होती है, जिसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं, और इससे A3+ का निर्माण होता है, यानी कि त्रिधनीय आयन का फॉर्मेशन होता है। अतः सबसे कम प्रबलता से बंधित इलेक्ट्रॉन को एक धनीय द्विधनीय आयनों में से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी ΔIHI, द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी ΔIH2, तृतीय आयोनाइजेशन एनर्जी ΔIH3 इत्यादि आयन ऊर्जाएं सम्मिलित रूप से क्रमिक आयनन ऊर्जाएं कहलाती हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि ΔIH3 जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और ΔIH2 की वैल्यू थोड़ी कम होती है, और ΔIH1 की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है। एक ही संयुक्ता कोश में से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया में चूंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाती है किंतु नाभिकीय आवेश उतना ही रहता है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एवं अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यदि संयुक्ता कोश भिन्न हो, उदाहरणार्थ यहाँ पे सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे निकालने के बाद में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यह सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे संयुक्ता कोश में से निकालना होता है। तो दूसरे संयुक्ता कोश में से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सोडियम के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनके मान में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पहला कक्ष है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो खाली हो जाता है तो दूसरे शेल में से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना होता है, और दूसरे सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। यहाँ पर सोडियम जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और सोडियम प्लस का फॉर्मेशन होता है, और इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 495 किलो जूल पर मोल होगी। अब सोडियम का जो पॉजिटिव आयन बनता है, जो कैटायन बनता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर Na2+ का फॉर्मेशन होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी है जो होगी वो 4581 किलो जूल पर मोल होगी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 495 और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 4581, तो इन दोनों में अंतर काफ़ी ज़्यादा है। अब कुछ तत्वों की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सारणी में दी गई है। इस सारणी को हम अभी देखते हैं। इस टेबल में लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दर्शाई गई है। यहाँ पर हम लिथियम में देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 किलो जूल पर मोल है। सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 7297 है, और थर्ड जो है वो 11810 है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट से सेकंड पर हम जाते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और सेकंड से थर्ड पर जाने पर यानी थर्ड की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है। तो
कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है, सेकंड की थोड़ी ज़्यादा होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट की तुलना में। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला कारण जो है वो है एटॉमिक साइज, परमाणुवीय आकार। आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात परमाणुवीय आकार पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स आयनन ऊर्जा की वैल्यू भी कम होगी। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल इन दोनों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन दोनों की? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स दूरी उतनी ही कम होगी, और अगर दूरी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अतः परमाणु आकार बढ़ने पर नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण घट जाएगा। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके मध्य अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। कब? जब परमाणु का आकार बड़ा हो, क्योंकि आकार बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूर होगा, और ज़्यादा दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये एक छोटा परमाणु है और ये एक बड़ा परमाणु है। तो ये जो नाभिक है ये वाला, इस बड़े परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा है। ये दूरी ज़्यादा होने पर इनके मध्य अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कम होगी। इट मीन्स कम ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में। जबकि स्मॉल साइज वाले एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और जब परमाणुओं का आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसका वो है नाभिकीय आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश बढ़ने तथा नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ने पर और इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक बल से आकर्षित होंगे, अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होता है? नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं लिथियम है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अंदर वाला सेल है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पर नाभिकीय आवेश +3 होगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए लिथियम में नाभिकीय आवेश +3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो गया, लिथियम प्लस का फॉर्मेशन हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें? 2 बचे, लेकिन नाभिकीय आवेश उतना ही है। इसी तरह से लिथियम +2 में नाभिकीय आवेश उतना ही है, +3 है, और इलेक्ट्रॉन 1 है। तो नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण भी बढ़ता है।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ने के कारण जो आयनन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका मान भी बढ़ता है। तो डेल्टा IH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZeFF। यहाँ पे ZeFF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश है। इट मीन्स नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो डेल्टा IH यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, अतः आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। थर्ड फैक्टर है आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट में होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए इस डायग्राम में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन बीच वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में रिपल्शन करते हैं, यानी कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और बीच वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, परंतु ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये बीच में आ जाते हैं। इसके कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से, मध्य वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इन आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को परिरक्षित करते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शील्ड का काम करते हैं और इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी परिरक्षण प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा और आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। इट मीन्स ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएंगे। नाभिक और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। इनको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयनन ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जितने अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से, परिरक्षित करने वाले इलेक्ट्रॉन, उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु में s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे निकट पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है। दूसरे शब्दों में s कक्षक के इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता p d f कक्षक की तुलना में सर्वाधिक होती है। समान n के लिए भेदन क्षमता का क्रम निम्न होता है। s की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, फिर थोड़ी कम p की, फिर d की, और f ऑर्बिटल जो है वो नाभिक से सबसे ज्यादा दूर रहते हैं तो इनकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे कम होगी। जिन इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक होगी उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के ज्यादा निकट होंगे, तो उन जो ऑर्बिटल में अधिक निकट जो नाभिक के ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, मतलब नाभिक और उन ऑर्बिटल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होगा। यही कारण है कि समान n में s कक्षक के इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा p कक्षक के इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि s कक्षक नाभिक के पास होता है और s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए s कक्षक की जो आयनन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो ज़्यादा होती है। फिफ्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरों के अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं एवं स्थायी विन्यास वाले परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना
कठिन होता है, अतः इनके लिए आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं। ओके, जिन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इट मीन्स उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले है उत्कृष्ट गैसें। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर अगर हम नज़र डालें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6 होता है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि p ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है और s ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है। इसीलिए समान आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनमें p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होते हैं और इनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। इसी तरह से कुछ तत्व जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यह इसीलिए इनकी जो आयनन ऊर्जा है उनका मान भी अधिक होता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है, सिक्स्थ फैक्टर, वो है परमाणु या आयन पर कुल आवेश, नेट चार्ज ऑन एन एटम और आयन। उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धनायन पर आवेश बढ़ने पर चूंकि नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाता है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ तक ये जो आयनन ऊर्जा है और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।